राजा विक्रमसेन का राज्य सौंदर्यगर दूर दूर तक अपने वैभव, कला और विलासिता के लिए प्रसिद्ध था। संगमरमर से तराशे गए महलों की दीवारों पर रत्न जड़े थे। हर गलियारे में इत्र की खुशबू तैरती थी और कनीजों के पायल की छनक जैसे पूरे राज्य की नब्ज बन चुकी थी। राजा विक्रमसेन सिर्फ तलवार से नहीं, अपनी आंखों से भी दिल जीत लेते थे। चौड़ा माथा, तीखी दृष्टि और रत्न झटित मुकुट उनके सिर पर ऐसे दमकता था जैसे स्वर्ग से उतरे किसी योद्धा का तेज हो। पर इस तेज के पीछे छुपी थी एक अधूरी तृष्णा, जिसे सत्ता, युद्ध या रानी भी पूरी नहीं कर सकी। वो तृष्णा अब धीरे धीरे जाग रही थी, पर किसके लिए ये खुद राजा भी नहीं जानते थे। महल की सेविकाएं दिन भर राजा की सेवा में लगी रहती, लेकिन उन सब में एक नई दासी आई थी, चंद्रिका। नाम की तरह ही उसका चेहरा भी चंद्र की तरह चमकता था और चाल में ऐसी लचक थी कि जैसे कोई बांसुरी की धुन शरीर में उतरती जा रही हो। उसका रंग गेहुआ नहीं बल्कि हल्का कांस्य था। उस पर पसीने की हल्की बूंदें और महल की रोशनी में उसका उभरता शरीर एक स्वप्न जैसा लगता था। वो पहली बार राजमहल की दक्षिणी छत पर फर्श धो रही थी। राजा अपने शयन कक्ष से बालकनी में आए और उनकी दृष्टि उस पर ठहर गई। राजा की आंखों ने जैसे एक गुप्त आग को महसूस किया। वो झुककर झाड़ू लगा रही थी, बाल हल्के गीले थे और उसका घाघरा उसके घुटनों तक ऊपर था। उसकी कमर कुछ ज्यादा ही नर्म थी और जैसे ही उसने एक बार बालों को कान के पीछे किया, राजा की धड़कनों ने एक अलग ताल पकड़ ली। राजा को पहली बार किसी दासी ने इतना विचलित किया था। ये कौन है? उन्होंने अपनी सखा सेनापति विभास से पूछा। महाराज, नई आई है, नाम है चंद्रिका। हाल ही में पश्चिमी गांव से लाई गई है। बड़ी मेहनती है मगर थोड़ी सी ढीठ भी। राजा मुस्कुराए। ढीठ और खूबसूरत? दिल और तेज धड़कने लगा। उस रात राजा अपने शयन कक्ष में अकेले थे, लेकिन मन उस छवि में खोया था। चंद्रिका की नम आंखें, उसके भीगे वस्त्र और उसकी झुकी कमर। पहली बार उन्हें लगा कि जो प्यास उन्होंने वर्षों से छुपा रखी थी वो किसी ने अनजाने ही जगा दी है। और इधर चंद्रिका भी अचंभित थी। उसे महसूस हुआ था कि कोई उसे देख रहा है। और जब उसने पलट कर देखा था, राजा की आंखों का वो तीव्र ज्वार जैसे उसके रोम रोम में उतर गया था। अगले दिन राजा ने एक आज्ञा दी, चंद्रिका को फूलों की व्यवस्था में लगाया जाए। यह काम महल के सबसे करीबी कक्षों में होता था, यानी राजा के बेहद पास। और वहीं से शुरू हुई वो गुप्त राह जहां सत्ता की सीढ़ियों के नीचे एक अदृश्य प्रेम कहानी करवट लेने लगी थी। जब चंद्रिका पहली बार राजा के सामने आई तो वो घबरा रही थी, लेकिन राजा की आंखों में कुछ ऐसा था जो डर से ज्यादा सम्मोहन भर रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? राजा ने पूछा। चंद्रिका, उसने सिर झुकाते हुए कहा। चंद्रमा से ज्यादा उज्जवल तो नहीं, पर आकर्षक हो, राजा ने धीमे स्वर में कहा। चंद्रिका की सांसें अटक गईं। उसने राजा की आंखों में झांकने की हिम्मत की और वहां उसे आग मिली, ऐसी आग जिसमें कोई भी जल सकता था। वो दिन बीतता गया और हर दिन राजा कोई ना कोई बहाना बनाकर चंद्रिका को पास बुलाते। कभी फूलों की व्यवस्था, कभी इत्र का चयन, कभी दालान की सफाई, लेकिन असल वजह वही थी, वो उसकी मौजूदगी में खो जाते थे। चंद्रिका भी अब आकर्षित होने लगी थी। उसे राजा का रौब नहीं बल्कि उनका अकेलापन समझ आने लगा था और कहीं ना कहीं उसे भी एक सहारा चाहिए था। वो जीवन जो अब तक सिर्फ आदेशों और सेवा में बीता था। और फिर एक दिन राजा ने चंद्रिका को अपने निजी उद्यान में बुलाया। वहां फूलों से भरी रात रानी की झाड़ियां थीं, मध्यम संगीत बज रहा था और पूरा वातावरण जैसे किसी यौगिक मोह में डूबा था। मैं तुम्हें देखता हूं, हर दिन, हर रात, राजा ने कहा। चंद्रिका कुछ नहीं बोली। क्या तुम जानती हो कि यह आकर्षण है या कुछ और? चंद्रिका ने आंखें उठाईं, पहली बार सीधे राजा की आंखों में झांका। मैं सिर्फ एक दासी हूं महाराज। राजा मुस्कुराए। और मैं सिर्फ एक आदमी। वो चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखें खुद बता रही थीं कि वो भी अब इस आग में जलना चाहती है। महल की दीवारें बहुत कुछ जानती थीं। वो आवाजें जो कानों तक नहीं पहुंचती, वो सांसें जो हवाओं में भीगी रहती हैं, और वो नजरों का जादू जो छूकर भी अनकहा रह जाता है। सौंदर्यगर के राजमहल में अब एक नया अध्याय धीरे धीरे आकार ले रहा था। राजा विक्रमसेन और दासी चंद्रिका
एक ऐसा रिश्ता जिसकी शुरुआत सिर्फ नजरों से हुई थी, लेकिन अब वो नजरों से आगे बढ़ चुकी थी। चंद्रिका अब रोज महल के भीतरी हिस्सों में काम करने लगी थी। उसका काम था राजा के कक्ष के पास की पुष्प सज्जा, इत्र चयन और कभी कभी रेशमी वस्त्रों की व्यवस्था। लेकिन यह महज बहाना था। असली बात तो यह थी कि राजा को अब उसकी उपस्थिति की लत लग चुकी थी। वो जब आती तो राजा के हृदय की धड़कनें तेज हो जाती। वो जब जाती तो कमरे में उसकी गंध देर तक तैरती रहती। और चंद्रिका, वो भी अब नजरें झुकाकर चलना नहीं चाहती थी। वो जान चुकी थी उसकी आंखों में अब केवल सेवा नहीं, सत्ता को पिघलाने वाला आकर्षण था। एक शाम जब रानी आराध्या महल के पूजा स्थल में व्यस्त थीं, राजा ने संकेत भेजा, रात्रिकाल के बाद चंद्रदीप उद्यान में आना। चंद्रिका ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसकी आंखें कुछ कह गईं। रात का चंद्रमा अपने पूरे यौवन पर था। उद्यान में हरियाली पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, जैसे कोई दुल्हन अपने शरीर पर मोती पहनकर बैठी हो। चंद्रिका वहां पहले से थी। उसकी साड़ी हल्की गुलाबी थी, बिना किसी भारी आभूषण के, बस एक छोटी सी बिंदी और खुले बाल। राजा जब आए तो उसे देखकर कुछ क्षण ठहर गए। तुम आई? आपने बुलाया था, वह धीरे से बोली। और अगर मैं न बुलाता तो क्या आती? राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। शायद नहीं, पर शायद हाँ। दोनों हंसे और फिर वही हुआ जो महीनों से एक तक नजरों में सुलग रहा था। उस रात उनके बीच कुछ ऐसा घटा जो ना पूरी तरह प्रेम था, ना पूरी तरह वासना, लेकिन दोनों का मिश्रण था। राजा ने उसकी उंगलियों को पकड़ा और कहा, ये उंगलियां हथियार बन चुकी हैं चंद्रिका, ये मुझे बेबस कर देती हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पलकें झुका दी। राजा ने उसके कान के पीछे से बाल हटाए और वहीं एक हल्का चुंबन छोड़ दिया। उसके बाद राजा ने उसकी कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया और उसे अपने शरीर के करीब खींच लिया। चंद्रिका ने विरोध नहीं किया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन डर से नहीं, ज्वाला से। वो लम्हे चुप थे, लेकिन शरीर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हर छुअन में एक भूख थी। राजा के होठों ने उसके गालों से लेकर उसके गले तक का हर हिस्सा खोज लिया, और चंद्रिका का शरीर वो जैसे खुद को राजा के हवाले कर रहा था। उस दिन के बाद ये चोरी छिपी मिलन रोज की आदत बन गई। कभी किसी बंद कक्ष में, कभी महल की पुरानी लाइब्रेरी में, और कभी कभी तो गुप्त सुरंगों में। हर बार उनका रिश्ता कुछ नया रूप लेता। अब सिर्फ नजरों का जादू नहीं था, अब शरीर बोलने लगे थे। राजा कहते, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा है और रात अधजगी। चंद्रिका मुस्कुराती, आप जैसे राजा के लिए एक दासी का इतना महत्व? राजा उसके होठों को छूकर कहते, तुम अब दासी नहीं, मेरी इच्छा की रानी हो। रात का चांद उस दिन कुछ अलग था, पूरा भरा हुआ और तमतमाया सा, जैसे वो खुद जानता हो कि इस रात कुछ अधूरा पूर्ण होने जा रहा है। राजमहल की छत पर मंद मंद हवाएं बह रही थीं। फूलों की खुशबू से पूरा माहौल नशे में डूबा था, लेकिन असली नशा था उन दो जिस्मों का जो अब तक सीमाओं में बंधे थे, पर आज वो हर बंधन को तोड़ने को तैयार थे। राजा विक्रमसेन ने चंद्रिका को अपने कक्ष में बुलाया था, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं, हर कोने में नरम रेशमी चादरों से ढका बिछौना, दीवारों से टपकती सुगंधित लता, और एक शांति जो बाहर के युद्धों से कोसों दूर थी। चंद्रिका अंदर आई, हल्की सुनहरी साड़ी में, बिना गहनों के, बस खुले बाल और आंखों में थोड़ी झिझक। लेकिन जब उसने राजा की आंखों में देखा, वो आंखें अब कोई आदेश नहीं दे रही थीं, वो किसी बंधन में नहीं थीं। वो आंखें अब आमंत्रण दे रही थीं। आज कुछ कहने की जरूरत नहीं, राजा ने कहा, बस महसूस करो। राजा ने उसका हाथ थामा, धीरे से, जैसे कोई मखमल को सहला रहा हो। फिर उस हाथ को होठों तक ले गए और एक लंबा चुंबन दिया। चंद्रिका की आंखें मुंद गईं। राजा ने उसके कंधों से साड़ी का पल्लू धीरे धीरे सरकाना शुरू किया। उसका रोम रोम जैसे जाग उठा था। न वो बोल रही थी, न रोकी, बस सांसों में लहर दौड़ रही थी। राजा ने उसके गालों से लेकर गर्दन तक होठों से रास्ता बनाया। हर स्पर्श जैसे उसकी आत्मा को झंकृत कर रहा था। उसने राजा के सीने पर हाथ रखा और पहली बार उसने अपनी इच्छा को खुलकर स्वीकारा। उसकी उंगलियां राजा की देह पर घूमने लगीं। अब न कोई राजा था, न दासी, न कोई नियम, न मर्यादा। सिर्फ दो जिस्म थे, भूखे, प्यासे, अधूरे, जो अब एक दूसरे में समा जाना चाहते थे। राजा ने उसे पलंग पर लिटाया। चंद्रिका की सांसें तेज थीं।
उसकी आंखें अब डर में नहीं, इच्छा में डूबी थीं। राजा ने उसका माथा चूमा और फिर धीरे धीरे प्रेम और वासना के मेल से उसके होंठों तक पहुंचे। होंठों का वो पहला मिलन धीमा, गीला, गर्म और प्यासा, जैसे बरसों की वंचना अब बहने लगी हो। उनके शरीर अब बंधनों से परे थे। कपड़े एक एक करके हटते गए। देह ने देह को पहचाना। हर उभार पर होंठों ने कहानी लिखी और हर स्पर्श पर सिसकियां फूट पड़ी। वो एकांत रात्रि अब केवल मौन नहीं थी, वो अब कराहों, जज्बातों और शरीर की संगीत से गूंज रही थी। जब राजा ने उसे पूरी तरह अपने आगोश में लिया तो चंद्रिका के होंठों से एक लंबी सांस निकली, जैसे उसके भीतर की कोई गिरफ्त छूट गई हो। और जब दोनों अपने चरम पर पहुंचे तो कमरा थर्रा उठा। उनका वो पहला मिलन एक युद्ध नहीं था, वो समर्पण था, वासना का, प्रेम का और आत्मा के उस कोने का जो शायद किसी और को कभी नहीं दिया गया था। उसी समय महल के एक कोने में एक जोड़ी आंखें जल रही थीं, रानी आराध्या। उसने एक सेविका से सुना था कि राजा अक्सर अकेले नहीं होते। अब वह जानने लगी थी, उसका संदेह सत्य बन चुका है। रानी आराध्या वर्षों से इस महल की रानी थी, सुंदर, विदुषी और राजनीतिज्ञ। उसने राजकाज के हर नियम को समझा था और पति की हर दृष्टि को पढ़ना सीखा था। पर हाल के दिनों में राजा विक्रमसेन बदल चुके थे। उनके चेहरे पर अजीब संतोष रहता था और आंखों में एक अलग सी चमक। रानी ने यह चमक पहले कभी नहीं देखी थी। वो चमक जो प्रेम की नहीं, वासना के तृप्ति की होती है। वो कौन है? ये सवाल आराध्या के मन में एक नाग की तरह फुफकारने लगा था। एक रात जब रानी अपने कक्ष में इत्र लगाने बैठी, तब एक पुरानी सेविका कमला धीरे से पास आई और बोली, महारानी, एक बात कहूं पर डरती हूं। डर मत। इस महल में जो भी सच्चाई छुपाई जाती है वो एक दिन आग बनकर सब जला देती है। कमला बोली, राजा इन दिनों दासी चंद्रिका को बहुत बुलाते हैं। वो देर रात तक उनके कक्ष में रहती है और कई बार राजा खुद उद्यान या सुरंगों में अकेले जाते हैं, पर असल में वो अकेले नहीं होते। आराध्या की सांसें थम गईं। चंद्रिका, ये नाम उसके मन में आग की तरह दौड़ गया। रानी ने अगली कुछ रातों तक अपने जासूस सेवकों को राजा की हर गतिविधि पर नजर रखने को कहा और तीसरे दिन ही सूचना आ गई, महारानी, बीती रात राजा और दासी चंद्रिका को पुराने पुस्तकालय में देखा गया। अकेले घंटे भर बाद बाहर निकले और राजा ने चंद्रिका की पीठ पर हाथ रखकर उसे महल के भीतरी हिस्से तक छोड़ा। रानी के सामने अब कोई भ्रम नहीं बचा था। यह अब महज शंका नहीं रही, धोखा था। आराध्या जानती थी, अगर वो सीधे जाकर राजा से सवाल करेगी तो शायद अपमानित ही होगी। राजा अब उसकी बातों में नहीं, चंद्रिका की सांसों में उलझा था। इसलिए उसने राजनीति का रास्ता चुना। दासी को गिराओ बिना हाथ उठाए। उसने सबसे पहले चंद्रिका को महल के सबसे निचले रसोई विभाग में भेज दिया, यह कहते हुए कि अब से उसकी ड्यूटी वहीं रहेगी। राजा तक ये बात न पहुंचे, इसके लिए खास तौर पर सभी सेविकाओं को डरा दिया गया। चंद्रिका को जब रसोई में भेजा गया तो पहले तो उसने विरोध नहीं किया, पर जैसे ही उसने खुद को मिर्च कुटाई, लकड़ी काटने और घड़ों में पानी भरते पाया, उसका आत्मसम्मान छटकने लगा। क्या ये मेरी सजा है? वो मन ही मन सोचती रही। कई दिन बीत गए, राजा से कोई संदेश नहीं आया, ना कोई बुलावा, ना कोई संकेत। चंद्रिका को लगा शायद रानी जीत गई, लेकिन एक दिन राजा ने महसूस किया, चंद्रिका अब महल में नहीं दिखती। वो कई जगह गया, उद्यान, पुस्तकालय, सुरंग, पर कहीं कोई नहीं। जब उसने सेवक से पूछा तो डरते हुए जवाब मिला, महाराज, रानी साहिबा ने उन्हें रसोई विभाग में भेज दिया है। राजा का चेहरा तमतमा उठा। बिना मुझसे पूछे? उस रात राजा ने रानी को बुलाया। राजा ने सीधे पूछा, तुमने चंद्रिका को रसोई में क्यों भेजा? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दासी वहीं ठीक लगती है जहां उसकी औकात हो। राजा की आंखों में लपटें थीं। अगर तुम सोचती हो कि तुम्हारे आदेशों से मैं अपने निर्णय बदल दूंगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। रानी ने पहली बार शब्दों का शस्त्र फेंका। और अगर तुम सोचते हो कि एक वासनामयी दासी के लिए एक रानी को अपमानित करोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा पतन होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब पूरे महल में दो गुट बन चुके थे। एक तरफ थे वे जो रानी की सत्ता और अनुशासन के साथ थे, और दूसरी ओर वे जो राजा की इच्छाओं और चंद्रिका के सौंदर्य से मोहित थे। हर दासी, हर सेवक, हर मंत्री
अब किसी एक पक्ष में बंटने लगा था। चंद्रिका को अब महल का हर कोना घूरता था और रानी वो रोज एक नई चाल बुनती जा रही थी। लेकिन चंद्रिका अब कुछ नहीं कह रही थी, न विरोध, न आंसू, न शिकायत। उसकी चुप्पी अब एक शक्ति बन चुकी थी और शायद इस चुप्पी के पीछे वो कुछ और सोच रही थी। राजा और रानी अब एक युद्ध भूमि में थे, जहां तलवारें नहीं, शब्द और चुप्पियां चलती थीं। राजा के मन में चंद्रिका थी, रानी के मन में बदला था, और चंद्रिका के मन में अब क्या था ये कोई नहीं जानता था। पर एक बात निश्चित थी, ये महल अब पहले जैसा नहीं रहने वाला था। रानी की चालों के बावजूद राजा विक्रमसेन का दिल चंद्रिका की यादों से कभी दूर नहीं हुआ। जिस दिन से रसोई की कालिख ने चंद्रिका के चेहरे को ढक दिया था, उसी दिन से राजा का चयन भी छिन गया था। राजा अब हर रोज किसी न किसी बहाने से चंद्रिका को देखने की कोशिश करता। कभी गलियारों से गुजरता, कभी जलकुंड के किनारे टहलता, तो कभी रसोई के पास रुककर संयोगवश नजर डाल देता। लेकिन अब ये संयोग नहीं रहे थे, ये एक जुनून था, एक दीवानगी, जो राजा को राजा नहीं, सिर्फ प्रेमी बना रही थी। चंद्रिका का शरीर अब भी थका हुआ था, पर उसकी आत्मा जिंदा थी। वो अब भी हर रात उस रात को याद करती जब उसने पहली बार प्रेम को छुआ था। पर अब वो प्रेम दर्द में बदल रहा था। उसकी देह पर अब रसोई के अंगारों के निशान थे और आत्मा पर राजनीति की लानत। लेकिन जब भी राजा उसे देखता, उसकी आंखों में वही वफा की लौ जल उठती। और शायद यही बात थी जो रानी आराध्या को और अधिक बेचैन कर रही थी। रानी को एहसास था कि केवल सजा या तिरस्कार से चंद्रिका को नहीं हटाया जा सकता। अब वक्त था उसके ऊपर गुनाह का आरोप लगाने का। महल के एक सेनापति जनरथ, जो रानी के प्रति वफादार था, को बुलाया गया। रानी बोली, अगर इस दासी को जिंदा रखना है तो इसकी छवि को मारो, आरोप लगाओ, ऐसा कि सारा दरबार इससे घृणा करने लगे। जनरथ मुस्कुराया, आज्ञा दीजिए महारानी, मैं कल सुबह तक इसे राजद्रोहिणी बना दूंगा। अगले ही दिन महल में अफवाह फैली। दासी चंद्रिका ने राजा को विष देने की योजना बनाई थी। उसने अपने सौंदर्य से राजा को भ्रमित कर शासन को अपने हाथ में लेना चाहा। उसने दरबार के गुप्त दस्तावेजों तक पहुंच बनाने की कोशिश की। इन बातों में कोई सच नहीं था, लेकिन राजनीति में सच वो नहीं होता जो घटा हो। सच वो होता है जो बार बार बोला जाए। अब हर कोई फुसफुसाने लगा, क्या ये सच है? क्या राजा प्रेम में अंधा हो गया है? रानी ने राजा को विवश कर दिया कि चंद्रिका के ऊपर लगे आरोपों की सुनवाई खुले दरबार में की जाए। चंद्रिका को हाथ बांधकर भीड़ के सामने लाया गया। जनरथ ने गवाहों की लाइन खड़ी कर दी, जिनमें ज्यादातर डराए सहमे सेवक और सिपाही थे। राजा सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बेचैन थीं। हर गवाही चंद्रिका को अपराधिनी बना रही थी और उसका मौन उसे दोषी। पर जब आखिर में राजा ने चंद्रिका से पूछा, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है? वो बोली, मैंने सिर्फ प्रेम किया था राजन, बाकी जो हुआ वो आपने देखा। अब यदि प्रेम गुनाह है तो हाँ, मैं दोषिनी हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के लिए यह पल असहनीय था। वो एक ओर रानी, दरबार, मर्यादा और दूसरी ओर चंद्रिका के प्रेम में बंधा था। वो न्याय और भावना के बीच फंस चुका था। उसने चंद्रिका को निर्दोष घोषित किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा, जब तक आरोप पूरी तरह न मिटे, चंद्रिका को महल के बाहर एकांतवास में रखा जाए। ये न्याय था, पर अधूरा। लेकिन चंद्रिका को केवल महल से नहीं निकाला गया, उसके साथ निकली एक बेचैनी जो पूरे राज्य में फैलने लगी। दासियों, युवकों और आम जनता में यह चर्चा फैल गई, राजा का प्रेम गुनाह बन गया। क्या सच्चाई की कोई कीमत नहीं? कुछ वफादार सिपाही, कुछ विद्रोही सेवक और कुछ प्रजा के जागरूक युवक अब एकजुट होने लगे। उनका मानना था, अगर रानी सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है तो राजा को भी अपना प्रेम बचाने का अधिकार है। महल से बाहर जंगल की एक कुटिया में जब चंद्रिका को रखा गया तो उसने फैसला किया, अब मैं लौटूंगी, पर अब केवल प्रेमिका नहीं, अब मैं बनूंगी उस अन्याय के विरुद्ध खड़ी एक शक्ति। उसने व्रत लिया, जब तक सच की जीत नहीं होती, मैं इस शरीर को राजा के स्पर्श से नहीं छूने दूंगी। चंद्रिका को महल से निष्कासित किए 3 मास बीत चुके थे। जंगल में रहते रहते उसकी देह झुलसी, पर उसका आत्मबल तेजस्वी हो गया। वो अब प्रेम की आग से नहीं, अन्याय की चिंगारी से जल रही थी
और इस आग में कई और आत्माएं तप चुकी थीं। पूर्व रसोइये, पुराने सैनिक, कुछ मंत्री और दासियां सब चुपचाप जुड़ने लगे थे। ये क्रांति तलवारों से नहीं, विचारों से जन्म ले रही थी। अगर एक प्रेम करने वाली दासी के लिए महल में जगह नहीं, तो वो महल रहने के लायक नहीं। विक्रमसेन का मन अब जल रहा था। महल भरा हुआ था, पर भीतर खालीपन था। रानी पास थी, पर उसकी मुस्कान में अब विष था। रानी ने दरबार में एक फरमान रखा, राजा को अब उत्तराधिकारी चुनना चाहिए, और यदि वो निष्क्रिय रहते हैं तो सभा मुझे कार्यकारी रानी घोषित करे। यह सीधा हमला था, सत्ता हथियाने का। राजा समझ चुका था, आराध्या अब केवल उसकी पत्नी नहीं, उसकी प्रतिद्वंद्वी बन चुकी है। एक रात राजा के कक्ष में एक कबूतर आया। उसके पैरों में एक पत्र बंधा था। पत्र चंद्रिका का था। राजन, मैं लौटना नहीं चाहती, पर सच लौटेगा, और यदि आप आज भी न्याय के पक्ष में हैं, तो उस दिन के लिए तैयार रहिए, जब जंगल का हर पत्ता आपको देखेगा और हर चींटी पूछेगी, क्या आप राजा हैं? राजा की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हो गया, अब या तो वो टूट जाएगा या सत्ता की दीवारों को तोड़ डालेगा। पूर्णिमा की रात, महल सोया हुआ था, पर जंगल जाग गया था। चंद्रिका के साथियों ने एक एक कर महल के बाहर के पहरेदारों को बेहोश किया। गुप्त मार्गों से कक्षों तक पहुंचे, लेकिन यह युद्ध खून के लिए नहीं था, यह सत्य को जगाने के लिए था। चंद्रिका खुद महल के मुख्य द्वार पर आई, सिर ऊंचा, कपड़े साधारण, पर आंखों में क्रांति की रोशनी। राजा ने एक खुली सभा बुलाई। चंद्रिका, रानी, मंत्रीगण, सेवक, जनता सभी एकत्र थे। राजा ने खड़े होकर कहा, आज कोई सिंहासन पर नहीं बैठेगा, आज न्याय खड़ा रहेगा और हर झूठ बैठेगा। फिर उसने चंद्रिका की ओर देखा। तुमने प्रेम किया था, गुनाह नहीं। फिर रानी की ओर, तुमने सत्ता के लिए झूठ गढ़े, जाल बुने, प्रेम को अपमानित किया। अब यह दरबार तय करेगा कि रानी कौन होगी, वो जो झूठ के बल पर राज्य करती है या वो जो सत्य के साथ निर्वासित रही। रानी गुस्से से कांप रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, क्या एक दासी रानी बनेगी? ये राजधर्म का अपमान है। तभी दरबार के एक वृद्ध मंत्री उठे और बोले, और अगर रानी अन्याय करे तो क्या वो राजधर्म का सम्मान है? राजधर्म वही है जहां प्रेम और न्याय जीवित रहे। पूरे दरबार ने एक स्वर में कहा, सच्ची रानी हम चंद्रिका। राजा ने सिंहासन से उतरकर अपना मुकुट चंद्रिका के चरणों में रखा। मैं तुम्हें सत्ता नहीं दे रहा, मैं उस स्त्री को आदर दे रहा हूं जिसने प्रेम के लिए अपमान सहा और फिर भी प्रतिशोध नहीं, न्याय मांगा। चंद्रिका ने मुकुट नहीं उठाया। उसने बस इतना कहा, मैं राज नहीं करूंगी, पर हर वह स्त्री जो दासी समझी जाती है, अब उसे यह पता रहेगा कि वो भी रानी बन सकती है। सभा ने रानी को महल से निर्वासित कर दिया। उसे एक छोटी सी मठ में भेजा गया, जहां वह जीवन भर साध्वी की तरह रही, कभी राजनीति की देवी, अब मौन की मूर्ति। राजा विक्रमसेन ने चंद्रिका से विवाह नहीं किया, पर उसने जीवन भर उसका सम्मान किया। चंद्रिका ने फिर कभी महल के भीतर नहीं कदम रखा, पर उसकी छवि हर दीवार पर अंकित रही। महल बदला, राज्य बदला। अब वहां सच्चे प्रेम को पाप नहीं समझा जाता था। मूल संदेश, प्रेम जब वफा बन जाए तो वो गुनाह नहीं रह जाता, और जब एक दासी सच की रानी बन जाए तो हर तख्त को सिर झुकाना पड़ता है।